नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो देश की जड़ों को खा रहा है धीरे धीरे, और अब बल्कि धीरे धीरे नहीं कहना चाहिए, अब तो बहुत तेजी से खा रहा है। तो भ्रष्टाचार से अगर नहीं निपटेंगे और उसके खिलाफ लड़ाई कोई सरकार कोई संगठन नहीं चला सकता जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा? जब लोग इस बात पर सहमत होंगे, एकमत होंगे कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को खत्म होना चाहिए। लेकिन जो बात कल दिखाई दी देश की राजधानी दिल्ली में, उससे मुझे लगता है कि ये शायद अगले 100-200 सालों में भी संभव नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने की बात तो दूर है, भ्रष्टाचार का जश्न मनाते हुए लोगों को देखा। आप समझ गए होंगे मैं किस विषय की बात कर रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1.5 साल बाद जेल से निकले। बीच में अंतरिम जमानत भी मिली थी उनको चुनाव प्रचार के लिए। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है हमारी न्याय व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में, कि नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में हो, आतंकवाद के आरोप में हो, किसी भी आरोप में हो, उसको चुनाव प्रचार करने की छूट मिलती है। जिनको चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए उनको चुनाव प्रचार करने की छूट मिलती है। यानी वो जिस आइडियोलॉजी में, जिस विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो सत्ता में रहते हुए या जनप्रतिनिधि रहते हुए करते हैं, उसको आगे बढ़ाएं। इसमें सहायक बन रही है हमारे देश की न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका को दोष देकर हम खुश तो हो सकते हैं, क्योंकि हम सबकी एक आदत होती है कि बहुत जल्दी से फैसला सुनाते हैं और दोष दूसरों पर मढ़ने की कोशिश करते हैं कि कोई भी गलत चीज़ हो रही है उसके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी कोई जवाबदेही नहीं। पहले तो सवाल ये जमानत और ये सब चुनाव प्रचार का मुद्दा तो इसलिए उठ रहा है ना कि हमने आपने इन लोगों को चुनकर विधानसभा में या लोकसभा में भेजा है। अगर नहीं भेजा होता तो ये मुद्दा कहाँ से आता। लेकिन फिर मैं लौटकर जो है कल की बात पर आ रहा हूँ। कल यानी शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई सीबीआई के केस में, शराब घोटाले के मामले में। ईडी के केस में उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब जमानत को लेकर उन्होंने 2 याचिकाएं दायर की थी। एक कि सीबीआई ने उनकी जो गिरफ्तारी की थी वो अवैध थी, और दूसरी ये कि उनको जो है जमानत मिलनी चाहिए। तो उनको जमानत तो मिल गई। जमानत के मुद्दे पर 2 जजेस की बेंच थी, दोनों सहमत थे। गिरफ्तारी के मुद्दे पर दोनों में सहमति नहीं बनी। एक न्यायाधीश का कहना था कि गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुरूप हुई है। दूसरे का वही कहना था जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई की गिरफ्तारी दरअसल ये इंश्योरेंस अरेस्ट थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आने पाए। लेकिन इस शब्द का जज महोदय ने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की उसका समय गलत था। यानी कि जब ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, उसी समय अदालत में ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। तो अब आप देखिए कि कानून क्या कहता है इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट के अगर 2 वरिष्ठ जज जो है एकमत नहीं हो पाते हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसका जिक्र कर दिया क्योंकि ये मुकदमे के दौरान, सुनवाई के दौरान ये बातें कही गई थी। मैं एक बड़ा प्रश्न उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि 2 प्रश्न। पहला जो मैंने जिक्र किया शुरू में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे चलेगी। केवल सरकार या सरकार के निर्देश पर अगर जांच एजेंसियां ये काम करेंगी तो उससे हम किसी गंभीर नतीजे पर या नहीं पहुंच पाएंगे या लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर न्यायपालिका से ऐसे लोगों को रियायत मिलती रही, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी निजी स्वतंत्रता के नाम पर, कभी मौलिक अधिकार के नाम पर, कभी चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार करने के अधिकार के नाम पर, तो ये लड़ाई धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाएगी। और जो जश्न मनाया गया कल दिल्ली में, जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता ही थे, उसमें 2 पक्ष है। ऐसे जश्न मनाया गया जैसे अरविंद केजरीवाल आज़ादी की लड़ाई लड़कर ब्रिटिश सरकार की जेल से बाहर निकले। और याद रखिए, उनको भ्रष्टाचार के मामले में, शराब घोटाले के मामले में
जमानत मिली है, सिर्फ उनकी रिहाई नहीं हुई है, वो दोष मुक्त नहीं करार दिए गए। तो किस बात का जश्न मनाया जा रहा? एक आरोपी को जमानत मिल गई जो निहायत बेशर्मी के साथ अपने पद पर बना हुआ है। असल में अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक परिदृश्य पर आने के बाद मुझे लगता है कि बहुत से मुहावरों को बदलना पड़ेगा। पहले जिसको बहुत ज़्यादा बेशर्म बताना हो और जिसमें जो है जिसकी चमड़ी बहुत मोटी हो, उसके बारे में कहा जाता था कि इसकी आंखों में सूअर का बाल है। मुझे लगता है ये जो कहावत है, ये जो मुहावरा है, ये पुराना पड़ चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। अरविंद केजरीवाल उस सीमा को लांघ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं आपसे, इसका समर्थन इस देश की सर्वोच्च अदालत कर रही है। आप दुनिया का कोई उदाहरण बताइए, या भारतीय जनतंत्र का आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से या उससे पहले ब्रिटिश काल में भी, कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है और वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। तो सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा है? कहा है कि ये जमानत पर बाहर रहेंगे, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में कोई आदेश नहीं देंगे, कोई फैसला नहीं लेंगे, केवल उन फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं जो एलजी के पास भेजी जानी है। तो जाहिर है ये तो मुख्यमंत्री के रूप में ही काम करना हुआ। फाइलों पर दस्तखत तो मुख्यमंत्री के होने के अधिकार के नाते ही करेंगे। तो ये आधा फागुन आधा जून जो चल रहा है उच्चतम न्यायालय की ओर से, वो समझ से परे है कि अरविंद केजरीवाल या तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। इस सवाल पर फैसला होना चाहिए। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है कि हम गाइडलाइन इशू करेंगे। अवैध निर्माण कैसे गिराया जाएगा, गाइडलाइन इशू करेंगे। ढाबों पर नाम लिखा जाएगा कि नहीं, हम गाइडलाइन इशू करेंगे। आंदोलन किस तरह से चले, गाइडलाइन इशू करेंगे। तो भाई इस मामले पर गाइडलाइन इशू करने से आपको कौन रोक रहा है? आप तो इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसका यह मतलब है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। तो ये जो कल फैसला हुआ है उसका साफ साफ निष्कर्ष ये निकलता है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। मतलब अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं, अपने पद पर हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में काम क्यों नहीं करेंगे? इसका कोई जस्टिफिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको जमानत क्यों दी जा रही है, और जमानत दी जा रही तो वो काम क्यों नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना पड़ेगा कि कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अगर किसी मामले में भ्रष्टाचार हो या कोई अन्य अपराध हो, उसमें आरोपी बन जाता है, उसके खिलाफ जांच चल रही है, तो उसको पद पर रहना चाहिए या नहीं। यहां तो आतंकवाद की फंडिंग करने के आरोपी को जमानत इस बात के लिए मिलती है कि वो चुनाव प्रचार कर सके। यानी जिन आतंकवादियों की वो फंडिंग करता था, पैसे पहुंचाता था, उनसे मिलने और उनका तंत्र फिर से खड़ा करने की उसको एक छूट मिल गई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है, लेकिन उसका नतीजा यही होगा। अब अरविंद केजरीवाल के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो बाहर निकलेंगे लेकिन अपने केस से संबंधित कोई फाइल नहीं देखेंगे। कैसे रोक लेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल अपने केस से संबंधित सरकारी फाइल देख रहे हैं कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि वो कोई आदेश, भले ही वो तो पहले से ही किसी कागज पर दस्तखत नहीं करते थे, जब पूरी तरह से मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे तब भी किसी कागज पर दस्तखत नहीं करते थे। तो अब उसी प्रकार से वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कैसे नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लेगा उनको? जबकि एक मामले में कि जो मामला एलजी के पास जाना है उस फाइल पर अरविंद केजरीवाल दस्तखत कर सकते हैं। तो यानी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं भी, नहीं भी हैं। मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे भी, नहीं भी करेंगे। अब ये ऐसी पहेली है जो मुझे नहीं लगता किसी को समझ में आ रही होगी।
आज़ादी के बाद से ऐसा कोई मामला सामने हो, ऐसा तो कोई उदाहरण है नहीं। ये अपनी तरह का अनूठा मामला है जो देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि इस मुद्दे को सुलझाए, इसका स्वतः संज्ञान ले, एक संवैधानिक पीठ का गठन करे और हमेशा के लिए इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल को ध्यान में रखकर नहीं, हमेशा के लिए भविष्य में इस तरह की जब भी स्थिति आए उसके बारे में फैसला करने के लिए वो एक जो है निर्णय दे कि अगर मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आरोपी बन जाएगा तो वो अपने पद पर बना रहेगा कि नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि वो उस पद जिस पद पर है उसके अनुसार काम नहीं करेगा, क्या तब भी वो उस पद पर बना रहेगा? तो क्यों बना रहेगा? इसका भी जस्टिफिकेशन देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सब कुछ चल रहा है अपने देश में कि आरोपी जो है जमानत पर भी जाएगा। एक अजीब सा जो है ट्रेंड चलाया हुआ है कि बेल जो है वो नियम है और जेल जो है वो अपवाद है। तो सवाल ये है कि ये नियम सब पर लागू क्यों नहीं हो रहा? मैं तो बार बार एक ही सवाल पूछता हूं कि इस देश में और इस देश की सर्वोच्च अदालत की नज़र में आम आदमी और खास आदमी बराबर क्यों नहीं है? जो सुविधा अरविंद केजरीवाल को मिल रही है वो सुविधा लाखों लोग जो जेलों में बंद हैं, सालों से बंद हैं, उनको क्यों नहीं मिल रही है? उनको इस आधार पर जमानत क्यों नहीं मिल रही है? और अभी ताज़ा मामला मैं 2-3 बार पहले भी जिक्र कर चुका हूं, आज फिर दोहरा देता हूं कि भाई हेमंत सोरेन ने भी अंतरिम जमानत मांगी थी कि हमको चुनाव प्रचार करने की छूट दी जाए लोकसभा चुनाव के समय, उनको नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को मिली। जबकि हेमंत सोरेन दिल्ली से बड़े राज्य के मतलब पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं। बड़ा राज्य भी है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये एक म्युनिसिपैलिटी है, एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उनके पद से हटने पर कौन सा भूचाल आ जाएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट को देश के लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि संविधान इस बारे में चुप है तो सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट या तो खुद कोई निर्णय ले, फैसला दे, या फिर सरकार से, केंद्र सरकार से कहे, संसद से कहे कि इस बारे में आप कानून बनाइए। ये ऐसे नहीं चल सकता कि आप आरोपी भी रहेंगे, आप आरोपी होते हुए आप अपने पद पर बने रहेंगे और पद पर बने रहेंगे, लेकिन आप जो है जो गवाह हैं या जो सबूत है उनको नष्ट करने की, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कैसे मान सकता है सुप्रीम कोर्ट? जेल में रहते हुए जहां आरोपी और अपराधी अपना साम्राज्य चलाते हैं, वहां एक मुख्यमंत्री जेल से बाहर आने के बाद अपने मामले को, अपने खिलाफ जो उसके खिलाफ आरोप हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करेगा। ये इंश्योर करने का क्या तंत्र है सुप्रीम कोर्ट के पास? या तो सुप्रीम कोर्ट जैसे बहुत से मामलों में करता है, डेडलाइन तय करें कि ये 30 दिन 45 दिन में आप इस मामले का फैसला कीजिए। लोअर कोर्ट से कहे, हाई कोर्ट से कहे, दोनों के लिए एक टाइम बाउंड जो है वो मुकदमे का एक निर्देश दे कि इतने दिन में इस मामले का फैसला कर दीजिए। ऐसे नहीं चल सकता। तो ये भी नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस बात पर भी नहीं जा रहा। मनीष सिसोदिया का केस सामने है कि मनीष सिसोदिया की ओर से लगातार नई तारीखें ली जाती रही, तारीख पर तारीख का खेल चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बन के देखता रहा और अंत में यह कहा कि भाई आपने ट्रायल इतने दिन हो गए शुरू नहीं किया, इसलिए जमानत देते हैं। तो ट्रायल इतने दिन शुरू नहीं हुआ तो इसके लिए कौन दोषी है, उनको सजा दीजिए। अगर जांच एजेंसी इसके लिए दोषी है तो उनके लोगों को सजा दीजिए। अगर ट्रायल कोर्ट दोषी है तो वहां कोई फैसला लीजिए उनके बारे में। कुछ तो करिए। ये जो निष्क्रियता है ये दरअसल केवल भ्रष्टाचार को नहीं, अराजकता को बढ़ावा दे रही है।
और सबसे दुख की बात यह है कि जो लोग आरोपी हैं वो ऐसा करें तो समझ में आता है। देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ऐसा संदेश क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि परसेप्शन अक्सर रियलिटी से बड़ा होता है, बन जाता है, कहें होता नहीं है, बन जाता है। और यह परसेप्शन बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रसूख वाले लोगों का बचाव करता है, उनके प्रति नरमी बरतता है, उनके लिए कानून की परिभाषा, उनके लिए कानून की व्याख्या अलग तरह से करता है। तो अभी सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सीबीआई को बंद पिंजरे के तोते की तरह नहीं होना चाहिए, मुक्त तोते की तरह होना चाहिए। उसको केवल निष्पक्ष होना नहीं चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। तो ये नियम तो आप पर भी लागू होना चाहिए न्यायाधीश महोदय, आप पर यह नियम क्यों नहीं लागू होगा? क्यों लगातार लोगों के मन में धारणा बन रही है? और मैं केवल अरविंद केजरीवाल के मामले की बात नहीं कर रहा हूं, आप पिछले 77 साल के तमाम ऐसे मामले उठाकर देखिए जहां बड़े रसूख वाले, पहुंच वाले, बड़े लोग रहे हैं, पैसे वाले लोग रहे हैं, वहां कानून की व्याख्या अलग तरह से होती रही है। संदेह का लाभ उन्हीं को मिलता रहा है, आम आदमी, गरीब आदमी को संदेह का लाभ नहीं मिलता। तो ये कब तक चलेगा? आपने देख लिया हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, आपने देख लिया कोलकाता में क्या हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है, खासतौर से कोलकाता के संदर्भ में, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के संदर्भ में कह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से लोग मना कर देंगे। 1 हफ्ता हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय की थी, जूनियर डॉक्टरों ने उसे मानने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को अक्षम साबित कर रहा है अपने फैसलों से, ऐसे फैसलों से जिनको लागू नहीं किया जा सकता, जो व्यवहारिक नहीं है। खासतौर से केजरीवाल के मामले में, केजरीवाल जमानत पर अगर बाहर हैं, जेल में रहते हुए सब कुछ करने में सक्षम थे, जेल से बाहर आकर वो क्यों ऐसा नहीं करेंगे? और अभी तो आपने ही देखा, आपने ही फैसला दिया कि उनके निजी सचिव ने किस तरह का व्यवहार किया आम आदमी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री आवास में। जब मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए भी ऐसा हो सकता है उनके पक्ष में, तो आप अंदाजा लगाइए कि उनके जेल से बाहर आने के बाद क्या होगा। तो इसे रोकेगा कौन? सरकार के पास कोई कानून नहीं है। सरकार ये कह सकती है कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो चुनौती इस तरह से दे नहीं सकते, उसके खिलाफ जा नहीं सकते, हमको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है। तो ये स्थिति कब तक चलती रहेगी? ये सीधे सीधे ये अराजकता की एक पृष्ठभूमि, एक जमीन तैयार करने की बात है। कोई दूसरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न बनने पाए, इसको रोकने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे राजनीतिक रूप से हाशिए पर जा रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं रह गए राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन उनके जरिए जिस तरह की मान्यताएं स्थापित की जा रही हैं, जिस तरह की परिपाटी तय की जा रही है, वो ज्यादा बड़ा खतरा है। उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है कि सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो अरविंद केजरीवाल उनके साथी चाहते हैं वही कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल के साथियों ने जश्न मनाया, ये भी तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा होगा। ये भी तो कोई पूछे कि भाई किस बात का जश्न मना रहे हो, कौन सी उपलब्धि हासिल करके आए हो। तो मुझे मनोहर श्याम जोशी, बहुत मशहूर लेखक थे, व्यंग्यकार, लेखक, पत्रकार, उनका एक कॉलम छपता था, एक पत्रिका पहले निकलती थी हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की ओर से, साप्ताहिक हिंदुस्तान। उसमें एक कॉलम आता था उनका, नेताजी का हिंद। तो उन्होंने कहा कि उनके मोहल्ले में एक दिन उन्होंने देखा कि जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग जेल गए थे, उनका एक सम्मेलन हो रहा था। उसमें एक व्यक्ति दिखा जो अंग्रेज़ों के समय स्मगलिंग में जेल गया था।
उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन है। तो बोले कि मैं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं जेल में था अंग्रेज़ों की। उन्होंने कहा तुम कौन सा आंदोलन लड़ रहे थे, तुम कौन सा आंदोलन लड़ रहे थे या आंदोलन कर रहे थे। तो उसने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा स्मगलिंग मत करो, मैं स्मगलिंग कर रहा था, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ था, अंग्रेज़ों का विरोध कर रहा था, बाकी लोग भी अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। तो ये इसी तरह का मामला है। ऐसे ही लोगों का समय आने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों को मैं इसके लिए जवाबदेह मानता हूं, दोनों का रवैया न बदला तो स्थिति सुधरने की बजाय और खराब होगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।